हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का एक और वीडियो लेके आए हैं और इस बार हम क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके 3 एक्सरसाइजेज हैं। आज हम 8A का न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, फिर 8B का और फिर 8C का करने वाले हैं। एंड आई होप कि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का, इससे आप बच्चों को कुछ फायदा हो रहा हो। और अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये बाकी दोस्तों से भी अपने शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है ये वो सीख पाएं और फिजिक्स को आसानी से टैकल कर सके, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इन अ कंडक्टर इतना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है एंड इट फ्लोज फ्रॉम इट्स एंड ए टू एंड बी इन 2 सेकेंड्स। ओके, तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, एक एक करके सारा क्वेश्चंस का हम आंसर देखते जाएंगे। तो देखिए, करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो या फिर बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये जो चार्ज है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में। तो ये जो चार्ज है इसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं n इंटू ई बाई टी, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e क्या है, e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा हुआ दिख रहा होगा, e कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है बच्चों। अगर हम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बात करें तो वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो वो कितना होगा, 1.6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सारा चीज हमें दिख रहा है, हम सारा वैल्यूज रखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, मतलब n की जगह हम क्या रखने वाले, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16। e क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज हमने लिया है, ये लिया है कूलम में, चार्ज लिया कूलम में, टाइम लिया सेकंड में, मतलब सारा चीज ऐसा यूनिट में लिया है। तो करंट भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में, मतलब एम्पियर में आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, और ये सारा चीज सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, ये देखिए आपको आपके लिए आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आंसर रखा हुआ ऑलरेडी, दैट इज 5 मिली एम्पियर। अब 5 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, है ना। सारा चीज ऐसा यूनिट में, इसलिए करंट भी ऐसा यूनिट में आएगा। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मिली एम्पियर लिखें, आप एम्पियर में अगर लिखेंगे तो इतना वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.005 एम्पियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एंड बी टू ए का मतलब क्या, एक बार मैं आपको इसका पिक्चराइजेशन दिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। अब जैसे ये देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर दिख रहा है, ए से बी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं ए से बी। तो करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो हम इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट लेते हैं। तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, फ्रॉम बी टू ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, करंट है हमारा इतना मिली एम्पियर, करंट गिवन है, तो जो जो चीज गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। इतना मिली एम्पियर का मतलब क्या, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए ये जो मिली है, ये जो प्रीफिक्स है, ये मिली का मतलब ही होता है 10 टू द पावर -3। ये किसी के भी आगे लगा देंगे तो वो चीज कितना होगा, 10 टू द पावर -3। जैसे मिली एम्पियर है तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर, मिली मीटर होता तो 10 टू द पावर -3 मीटर, है ना। अभी देखिए हमें करंट पता चल गया, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। अब देखिए माइनस के साथ लिखा गया है, बट विल कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो E के जगह हम, मतलब ये E क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन, और टाइम दिया गया है, हर सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करना चाहिए, फ्लो करना चाहिए, ये हमें पता करना है। तो देखिए I इक्वल क्या होता है, Q बाई टी, या हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू ई बाई टी। तो करंट तो दिया गया है, करंट कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। बच्चों आपको हमेशा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऐसा यूनिट है तो सारा चीज ऐसा यूनिट में होना चाहिए, इसीलिए हमने मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में चेंज किया। अब n हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पता है 1.6।
टाइम की जगह हम क्या रखेंगे, ऑब्वियसली 1 सेकेंड दिया गया है तो ये रहा 1 सेकेंड, है ना। और ये वाला चीज मैं थोड़ा वापस लिख देता हूं, -19 है। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा है 1.6 तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, और नीचे में 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 है तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये चीज इधर डिवीजन में आ जाए, तो एक बार कर ही देते हैं। ये -3 और 1.6 × 10⁻19, ये आ गया, ये चीज इधर डिवीजन में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻19। अब आपको दिख रहा होगा बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो -3 में 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है, दैट इज 10⁻16, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट। अब देखिए करंट हमें पता है, तो करंट है 200 मिली एम्पियर, तो हम पहले ही इसको एम्पियर में लिख लेते हैं, दैट इज 10⁻³ एम्पियर। रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है बच्चों, दैट इज 20 ओम। अब देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है। ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये हम इसको ये हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल टू देते हैं, तो वी नीड अ कांस्टेंट हियर, और हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या पता है, I पता है और R पता है, और हमें पता क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का वैल्यू रख लेते हैं, 200 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस दिया है 20। अब आपको दिख रहा होगा दोनों चीज ऐसा यूनिट में है, तो ये भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में, मतलब वोल्ट में आएगा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वोल्ट में। आपको यहां से दिख रहा होगा, ये देखिए कितने जीरोस हैं, एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए। 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहां से आपको 2 जीरो और 1 जीरो, मतलब 3 जीरो दिख रहा है, और यहां है 10⁻³ तो जैसा आपको यहां से दिख रहा है बेस सेम है तो पावर ऐड आ जाएगा, मतलब 3 और -3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 10⁻0 मतलब 1 हो जाएगा, तो इट विल बी 4 वोल्ट। ओके, चलिए ये तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बच्चों आप इन सारे चीजों को ना समझते जा रहे होंगे, और अगर आपको कहीं पे नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज इतना करंट, तो करंट हमें पता चल गया 1.2 एम्पियर, और एट इसका कितना वोल्टेज है, देखिए 6 वोल्ट, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज से हम नहीं पकड़ पाते हैं कि क्या चीज बताया जा रहा है हमें, लेकिन यूनिट्स देख के तो हमें पता चल जाएगा। जैसे एम्पियर है तो करंट है, V है तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज है, तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फिर से वही चीज, V = IR, और इसके पहले आप लिख देंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये आपको लिखना जरूरी होता है। जब भी आप कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो तो वो एक्सप्रेशन या वो जो भी चीज आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो आपको लिख देना होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको ये लिखना होता है, नहीं तो इसके लिए मार्क्स कटते हैं बोर्ड्स में। अब देखिए V 6 वोल्ट दिया गया है और I हमें दिया गया 1.2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा यहां से, दैट विल बी 6, ये चीज इधर आ जाएगा डिवीजन में, मतलब इतना हो जाएगा। अब यहां से आपको दिख रहा होगा डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 60, ये यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा ना, तो ये आ गया हमारा इतना एम्पियर, इतना ओम मतलब 5 ओम, है ना। बच्चों आपको इसमें कोई कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज ऐसा यूनिट में था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉज इतना करंट, ठीक है भाई। तो हमें क्या क्या पता चल गया, वोल्टेज पता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वो लिख लेते हैं, और कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ये 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। व्हेन ग्लोइंग, मतलब जब वो बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब जब काम कर रहा है, जब करंट उसको मिल रहा है, करंट कंज्यूम कर रहा है। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो फिर से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, V के जगह 12 वोल्ट लिखते हैं, और करंट हमारा दिया गया 2 एम्पियर, तो यहां से रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये इधर आ जाएगा डिवीजन में, मतलब 12/2, तो रेजिस्टेंस अपने ऐसा यूनिट में आएगा क्योंकि सारा चीज ऐसा यूनिट में, तो ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। फिर क्या पूछा जा रहा है, विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो बच्चों एक चीज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको, ओम्स लॉ क्या है एग्जैक्टली, इसका स्टेटमेंट क्या है और कैसे इसको रटना नहीं पड़े, कैसे समझते हैं, ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे रखा हुआ है फिजिक्स पटना से पे, आप वो सारा चीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जिसमें ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, EMF, टर्मिनल वोल्टेज, सारा कुछ। अब देखिए ये बल्ब जब ग्लो करेगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है किसी भी कंडक्टर के लिए,
रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़े तो ऑब्वियसली जब ये ग्लो करेगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस विल बी मोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू, रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब बच्चों आपको आइडिया मिल गया होगा, हम बार बार तो यही ओम्स लॉ ही यूज कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जब हम आएंगे 7 पे तो इट इज इंटरेस्टिंग कि हम किसी भी ग्राफ, किसी भी कंडक्टर के लिए V वर्सेस I ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके हेल्प से कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं बस इसके बाद V का वैल्यू हमें फाइंड करना है, V का वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 3 वोल्ट, करंट हमें फाइंड करना है और रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम। तो यहां से आप देखिए ये इधर आ जाएगा, मतलब 3/5। तो सारा चीज ऐसा यूनिट में है, इसलिए हमारा करंट भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में, दैट विल बी 0.6 एम्पियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसके हेल्प से हम ये सीखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है और फिर उस ग्राफ के हेल्प से हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये टेबल गिवन है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट गिवन है कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस था तो इतना करंट फ्लो कर रहा था, 1 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस तो 0.4 एम्पियर हो गया करंट, 1.5 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस तो 0.6 एम्पियर हो गया करंट, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो पहले पार्ट में हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। तो ग्राफ ड्रॉ करने का जो काम है वो काफी सिंपल सा है, मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखा देता हूं ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है आपको, और फिर आगे का काम देखेंगे। तो देखिए ग्राफ हमें किसके किसके लिए ड्रॉ करना है, V वर्सेस I ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब देखिए इसमें जो आपके पास डेटा गिवन है वो तो काफी सिंपल है। आपने देखा होगा कि ग्राफ में ऐसे छोटा छोटा स्क्वायर आपको बना हुआ दिखता है। एक स्क्वायर का मतलब हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं, मतलब एक स्क्वायर जहां पे ऐसे करके एक स्क्वायर जहां पे एंड होगा, मैं जरा आपको ये ऐसे बना के दिखा देता हूं, जहां पे एक स्क्वायर एंड होगा मतलब वहां तक एक यूनिट है, फिर उसके बाद दूसरा स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक दूसरा यूनिट, आप ऐसे करके ले सकते हैं, है ना। तो एक बार हम इसका जो इंटरवल है ये डिसाइड कर लें। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 फिर 1.0 1.5 ऐसे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का इंटरवल हम कितना लेंगे, 0.5 का, 0.5 का, है ना। और वैसे करंट में आपको दिख रहा है 0.2 0.4 0.6 ऐसे करके। तो करंट के लिए जो हम इंटरवल लेने वाले वो कितना लेंगे, 0.2 का गैप लेते जाएंगे, है ना। दिक्कत तब आती जब यहाँ पे 0.4 के बाद आपको 0.52 या 0.79 ऐसे मिलता, तब भी आप सोच सकते हैं कैसे करना होगा। फिलहाल मैं आपको ये बना के दिखाता हूं। इधर हमें लेना है V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और इधर लेना है करंट। तो आप पहला पॉइंट आप लेते जाएंगे, जैसे मैं आपको ये मार्क करके दिखा देता हूं। करंट का आपको इंटरवल कितना लेते जाना है, 0.2 का। तो जैसे यहां पे आप लेते हैं, अगर ये तो आपका ओरिजिन हो गया 0,0। अब पहली बार करंट आपका कितना है, 0.2 है, फिर 0.4 है, फिर 0.6 है, 0.8 है और 1.0 है। वैसे ही आप इधर क्या लेना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला है 0.5, फिर 1.0, 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, फिर 2.5। अभी यहीं तक का जरूरत है तो हम यहीं तक रखते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये रहा आपका पहला पॉइंट। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया ना, V और I का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, उससे आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए हमारा क्या होगा, X कोऑर्डिनेट तो हम क्या लेंगे, करंट दैट इज 0.2, और Y कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, इधर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये Y एक्सिस के अलोंग, और X एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं। तो ये 0.2 जब हमारा करंट कब है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.5। ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया बच्चों। ऐसे ही करके दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो हमारा करंट कितना है, करंट है 0.4, ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। ऐसे ही करके जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 हो गया तो करंट कितना हो गया, 0.6 हो गया। फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस 2.0 है तो हमारा करंट कितना हो गया, 0.8 हो गया। और फिर जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है तो करंट देखिए कितना हो गया, दैट इज 1.0। अब देखिए ये सारा पॉइंट्स हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, ये जितने पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो वी शैल गेट द ग्राफ, है ना। कुछ बच्चे यहां से ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा मत करिएगा। यहां से हम कब ड्रॉ करते हैं, जब हमारा पहला पॉइंट क्या होता,
यहाँ पे अगर दिया रहता 0,0 मतलब पहला पॉइंट, तो हमारा पहला पॉइंट यहां से शुरू हुआ, आपको दिख रहा होगा, इसीलिए हम यहीं से ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे यहां तक। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बच्चों। तो ये एक जो हमारा ओमिक कंडक्टर होता है या ओमिक रेजिस्टर होता है, उसके लिए हमें ग्राफ हमेशा ऐसा ही मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि इसमें V इज प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसी में, द पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट I इज 0.5 एम्पियर। अब देखिए इसमें जो हमारा वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको ग्राफ के हेल्प से फाइंड करने बोला, तो अगर सब्जेक्टिव पेपर में बोला गया है आपको ये करने के लिए, तो पहले आपको रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाना होगा। तो आप रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और उसी के हेल्प से हम फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखें। इसके हेल्प से आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। किसका? स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। और स्लोप फाइंड करने का मतलब शायद आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। स्लोप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर ये हमें पता होता, मान लेते हैं थीटा बना रहा है, तो हम tan थीटा का वैल्यू से स्लोप निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर हम P बाई बी कर सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। या फिर हम कर सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब आप सोच रहे हैं सर ये y2 y1 x2 x1 कहां से आ गया अचानक से? तो देखिए आप इसमें कोई सा भी दो पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए ये पहला पॉइंट ये ले लेते हैं हम, ये पॉइंट ले लेते हैं, और दूसरा कोई सा भी आप ले सकते हैं, आप ये कोई सा भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया, हम ये दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ना, थोड़ा कलर अलग कर देते हैं इसका, ये हम दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो चीज पहले आता है वो होता है 1, जो बाद में आता है वो होता है 2। तो ये पहला पॉइंट के लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है उसको हम बोलेंगे x1 और y1। दूसरा पॉइंट जो आएगा उसको बोलेंगे x2 और y2। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि y2 हमारा कौन सा वैल्यू होगा, ये पॉइंट बाद में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2। ये वाला क्या हो जाएगा x1 y1। तो y2 के जगह क्या रखेंगे 1 माइनस y2 क्या वैल्यू, ये हो गया हमारा y1 का। देखिए y1 के लिए क्या होगा 0.5 डिवीजन में। x2 के लिए क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट बाद में आया, तो x2 के लिए क्या लेंगे 0.4 माइनस x1 के लिए क्या लेंगे 0.2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 बाई 0.2, मतलब सॉल्व करने पे आएगा 2.5 ओम। ये आ गया बच्चों आपका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आप ये कहीं से भी फाइंड करें, हर जगह से रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना ही आएगा, 2.5 ओम ही आएगा, क्योंकि ये कैसा कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर, जिसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ग्राफ है। तो आप कहीं से भी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इन दो पॉइंट्स के जगह आप ये पॉइंट और ये पॉइंट लें, या ये पॉइंट और ये पॉइंट लें, हर जगह से सेम ही आएगा। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट कितना है 0.5 एम्पियर। तो आपको पता है अब क्या करना है आगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल आई आर। तो जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस आप फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 2.5 ओम। तो ये आ जाएगा बच्चों 1.25 वोल्ट। ये हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है, जस्ट उल्टा कर दिया। करंट फाइंड करना है जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.75 वोल्ट। तो फिर से हम वही करते हैं, करंट फाइंड करना है जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.75 वोल्ट, और इधर रेजिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा, कहीं से भी फाइंड कर लें। तो देखिए यहां से आई आप फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाए 0.75 डिवाइडेड बाय 2.5। तो एक करंट आ जाएगा आपका एम्पियर में ऑब्वियसली, तो इट विल बी 0.3 एम्पियर, है ना। एंड आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा कि कैसे टैकल कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस हमारा आ ही चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं बच्चों। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन शुरू हुआ है ना 8, 9, 10 एंड 11, ये चार क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। एंड इट माइट बी पॉसिबल, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है ये नेट से लिया है, तो हो सकता है कि ये पुराने एडिशन से लिया है, तो कुछ डेटा अलग अलग रहे, मतलब 2 के जगह 4 या 6 ऐसा आपको मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं, है ना। तो अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो जो वायर्स हैं उसका नाम हमें नहीं पता है, तो 1, 2, A, B कुछ भी ले सकते हैं। दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है।
अच्छा, मटेरियल सेम है मतलब दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो पे, चैनल पे जो वीडियो है आप वो देखिए। अगर आपको दिक्कत लगे ये वीडियो ढूंढने में, क्योंकि काफी सारे वीडियोस होते जा रहे हैं, हर दिन मैं अपलोड करता हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई शैल सेंड यू द लिंक, है ना, तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब देखिए ये टू वायर्स है तो दोनों का मटेरियल सेम है मतलब दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से डिनोट करते हैं एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अगर हम कॉपर का इतना बड़ा वायर लें या इतना बड़ा वायर लें तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी है उस मटेरियल का। हम कॉपर वायर इतना पतला लें या इतना मोटा ले लें, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो देखिए सेम मटेरियल है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम, और दोनों का लेंथ भी सेम, तो हम मान लेते हैं लेंथ है दोनों का L, लेकिन रेडियाई दोनों का R1 और R2 है। अब एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं, रेडियाई है इसका R1 और इसका है R2, और ये L1 ऐसे करके ले लेते हैं, L1 L2 दोनों के लिए वैल्यू क्या है, सेम। अब देखिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ये जो वायर है, वायर चाहे पतला हो चाहे थिकर हो, उसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो सर्कुलर रहता है। किस शेप में रहता है, सर्कुलर शेप में। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें निकालना हो, जैसे इसी का, इस वाले वायर का, पहले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, मतलब जो इसका रेडियस है और इसका रेडियस दिया गया R1, तो R1 का स्क्वायर। लाइकवाइज यहां पे एरिया 2 मतलब दूसरे वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। अब जो नए एडिशंस आ रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि R1 और R2 का वैल्यू दे दिया गया है, तो वो तो और सिंपलर हो गया। वेरिएबल देख के थोड़ा बच्चों को लगता है कि अब क्या करें, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये एरिया हमें पता चल गया। अब देखिए कंपेयर करना है रेजिस्टेंस को, कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालना है, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस दोनों को कंपेयर करना है। तो R1 का पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A, तो रेजिस्टेंस पहले वाले वायर का क्या हो जाएगा, रो L1 बाई A1, जहां ये वैल्यू रख लेते हैं L1 का वैल्यू L, और A1 के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर, है ना, ये यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसके पे आ जाइए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 का, रो L2 के जगह क्या लिखेंगे, L, और A2 के जगह क्या लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा रो L बाई A है ना, तो सारा चीज नाम 2 दे दिया क्योंकि सेकेंड वाला वायर है। तो रो L2 की जगह L लिखा और A2 की जगह क्या लिखेंगे, देखिए पाई R2 स्क्वायर। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालना है आपको, तो R1 और R2 को कंपेयर करिए। R1 का वैल्यू रखते हैं रो L बाई पाई R1 स्क्वायर। डिवीजन है तो डिवीजन का साइन दे दीजिए। जनरली बच्चे एक स्टेप को स्किप करने के चक्कर में गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप गलती ना करें। डिवीजन है, डिवीजन का साइन दे दिया। R2 का वैल्यू रख लेते हैं रो L बाई पाई R2 स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये पाई L बाई पाई R1 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब पाई R2 स्क्वायर बाई रो L। पाई पाई गॉट कैंसल्ड, पाई L गॉट कैंसल्ड, रो L एंड रो L विल बी कैंसल्ड, और पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बच गया, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो। दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कंपेयर करने बोला, तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो रो बाय रो मतलब कट के क्या आ जाएगा, 1:1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, तो चलिए हम पहले लिख ही लेते हैं। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम। आप सोच रहे हैं R1 क्यों लिख दिए सर, क्योंकि आगे चल के हमें नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम उसका नाम R1, R2, R ओल्ड, R न्यू कुछ भी दे सकते हैं। तो पहले इसका रेजिस्टेंस था 1 ओम। अब इस वायर को देखिए क्या किया है, स्ट्रेच करके इसका लेंथ क्या कर दिया, डबल। अब इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, बहुत आसान सा एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने घर में देखा होगा मम्मी जब जो आटा का डो रहता है जिससे रोटी बनाती, तो मम्मी गोल गोल करके रखती है, और हम लोग बचपन में जाके क्या करते थे, उसको ऐसे ही उठा के ऐसे खींचने लगते थे। तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि जब हम उसको खींचते हैं तो लेंथ तो बढ़ता है, लेकिन थिकनेस क्या होते जाता था, डो का कम होता जाता था ना। बिल्कुल वही काम यहां पे करना है। इस वायर को हम खींचेंगे तो इसका लेंथ जितना बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम होगा। अगर लेंथ डबल हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, लेंथ ट्रिपल होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा।
तो हम यही करने वाले हैं। अब देखिए इसका लेंथ पहले से क्या है नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं एल। अभी इसके लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इसके लेंथ को डबल कर देंगे तो हम ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ डबल हो गया तो कितना हो जाएगा, पहले वाले का ट्वाइस हो जाएगा। तो पहले एल था तो अभी 2l। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले का हमें नहीं पता था, मान लेते हैं ए, तो अभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब a/2। उल्टा चलेगा, लेंथ बढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, पतला हो गया। तो हमें नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए वायर वही है, उसी को खींच के लंबा कर रहे हैं ना, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं क्योंकि मटेरियल तो वही है। तो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पहले भी रो और अभी भी रो। अब देखिए हम R1 का वैल्यू लिखते हैं, क्या होगा, रो L1/A1। रो L1 की जगह L, A1 की जगह क्या लिखा, A। और R1 का हमें वैल्यू दिया गया है, दैट इज 1 ओम। इसको फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस, कि नया रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा डबल करने के बाद इसके लेंथ को। तो देखिए R2 इक्वल क्या हो जाएगा, रो L2/A2। तो अब देखिए रो L2 की जगह क्या लिखेंगे, 2l, क्योंकि लेंथ डबल हो गया है तो L2 की जगह 2l। A2 की जगह देखिए क्या लिखेंगे, A/2। तो A/2 तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, रो A2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं 2 × 2 4। तो रो L/A, अब आपको दिख रहा होगा बच्चों वहां से कि रो L/A का वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ रो L/A का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 4 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ओम। ये आ गया हमारा इसका आंसर, नया रेजिस्टेंस आ गया वायर का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियोस को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, रेजिस्टेंस इसका दिया गया है 3 ओम और लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर से वही काम किया, लेंथ है इसका पहले से 10 और बाद में इसको स्ट्रेच करके इसका लेंथ कितना कर दिया, 30 सेंटीमीटर, मतलब थ्राइस हो गया। तो अगर लेंथ थ्राइस हो गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं ए। तो बाद का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, A/3। एंड ऑब्वियसली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। हमें फाइंड क्या करना, अच्छा एक चीज, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, बच्चों को ऐसा लगता है, ये चीज पढ़ के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्यों बोल रहा है सर। तो ऑब्वियसली इसको खींचने के बाद का नहीं बोल रहा है कि खींचने के बाद भी उतना ही क्रॉस सेक्शन रहेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोलने का मतलब ये है कि जो वायर है इसका थिकनेस जितना इस एंड पे है, थ्रू आउट द लेंथ उसका क्रॉस सेक्शन का उतना ही रहेगा वैल्यू, है ना। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते क्योंकि यहां आपको दिख रहा है इसका थिकनेस कम है, फिर यहां थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर यहां से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन पतला होता जा रहा है, थिनर होते जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं। तो जो वायर हम यूज कर रहे हैं उस वायर का क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म है, सेम। अब देखिए यहां से रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, नया रेजिस्टेंस, तो फिर से हम वही काम करेंगे जो अभी किया था। तो R1 क्या हो जाएगा, रो L1/A1। रो L1 की जगह क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर, बाई A1 की जगह A रख दिया। और आपको रेजिस्टेंस यहां से दिख रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो रो इंटू 10/A। तो यहां से बच्चों आप रो बाई ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा रो बाई ए का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये 10 इधर डिवीजन में आ जाएगा, 10 इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो गया 3/10। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1। इसी का यूज करके हम आगे का काम कर लेंगे। देखिए R2 फाइंड करना है, दैट इज रो L2/A2। तो रो L2 की जगह आप क्या रखेंगे, 30। A2 की जगह आप क्या रखेंगे, A/3। तो A/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी रो बाई ए इंटू 90। और रो बाई ए का वैल्यू आपको वहां से दिख रहा है कितना है, 3/10। तो हम रख देते हैं यहाँ पे, दैट इज ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नया रेजिस्टेंस आ गया है 27 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ। अब देखिए ये कुछ नया क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें देखते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है दैट इज 9 ओम और इसका लेंथ दिया गया है पहले से 30 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है, देखिए इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। अब ये ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब जैसे आप समझिएगा इसका मतलब क्या है, डबल्ड ऑन इटसेल्फ या ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का क्या मतलब है। अगर ये मान लेते यही वायर है तो इसका लेंथ अभी इतना दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, इसका लेंथ ये रहा इतना।
अब जब हम इसको डबल्ड ऑन इट सेल्फ कर देंगे, मतलब फोल्ड कर दिया, तो अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डबल हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर इसको ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ किया है, मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 1/3, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, थिकर हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो वायर है उसको ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ कर दिया। मैं एक बार आपको ये बना के ऐसे दिखा देता हूं। इसको अगर हम ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ करें, मतलब फोल्ड कर दें यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यहां से लेंथ इसका हो जाएगा कम, मतलब पहले लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर तो अब 10 हो जाएगा, और इसके ऊपर इसको फोल्ड कर दिया तो ऑब्वियसली थिकनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम वही करने वाले बच्चों, देखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम नहीं पता है, ए मान लेते हैं। बाद का लेंथ क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, थिकर हो गया। क्यों हुआ, मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये हो गया हमारा 3a। अब देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, हमें फाइंड करना है इसका नया रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, R1 का वैल्यू रो L1 बाई A1, रो L1 की जगह रखा 30, A1 का वैल्यू नहीं पता है, A लेट किया था, तो ये हो गया A, और ये R1। तो R1 का वैल्यू आपको दिया गया है, मैं यहां लिख देता हूं बाकी का काम। R1 की जगह रखा 9 ओम इसके जगह, और इधर क्या है, रो इंटू 30 बाई ए। तो यहां से आपको रो बाई ए का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी, ये 30 इधर आ जाएगा डिवीजन में, मतलब 9 बाई 30, मतलब 3 बाई 10, है ना। तो ये इसका यूज हम करने वाले हैं इधर। अब देखिए, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रो L2 बाई A2। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, L2 का वैल्यू दिख रहा है आपको 10, और A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3a। तो R2 आप फाइंड कर सकते हैं यहां से, रो बाई ए, और यहां क्या है 10/3। तो रो बाई ए का वैल्यू आपको दिख रहा है वहां से क्या है, 3/10। रो बाई ए का वैल्यू वहां से लिख लेंगे 3/10, और ये 10/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और क्या आ जाएगा, 1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना। कॉपर वायर है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया गया आपके पास, और इसका रेडियस दिया गया है, दैट इज 1 मिलीमीटर। अब सबसे पहला काम आप ये करिए कि यहां मीटर दिख रहा है लेकिन यहां मिलीमीटर दिख रहा है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिली स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -3, मतलब ये 10 टू द पावर -3 मीटर। चलिए अब फाइंड क्या करना है, देखिए, इज रिक्वायर्ड सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अब आपके पास रेजिस्टेंस पता है, रो पता है, अब रेडियस पता है वायर का, जो क्रॉस सेक्शन उसका रेडियस पता है, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, सर्कल के शेप में है ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर, तो ये रेडियस आपको दिख रहा है कितना है, 10 टू द पावर -3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये जो भी वैल्यू आएगा किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। अब ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे चल के हम पाई का वैल्यू पुट कर लेंगे, और आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ, कि कितना लेंथ लेना पड़ेगा कॉपर वायर का, ताकि रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 1 ओम आ जाए। तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो L बाई ए। रेजिस्टेंस कितना चाहिए हमें, दिया गया है 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया गया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। लेंथ हमें पता करना है कि कितना लेंथ लेना पड़ेगा इसका, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए आपको पता है, दैट इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, आप कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये आर स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर -6। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर में। अब बच्चों यहां से L का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आप L को इधर रहने दीजिए और बाकी सारा चीज इधर भेज देते, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 1 में, तो 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई ये चीज आ जाएगा डिवीजन में। आपको समझ में आ रहा हो क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना ही रह गया, और ये पूरा चीज किधर आ जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में, डिवीजन में। तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। अब देखिए सारा चीज हमने ऐसा यूनिट में लिया है, इसलिए ये भी किस में आएगा, मीटर में, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट मच 184.7 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का। क्वेश्चन का लेंथ देख के नहीं घबराना है, क्योंकि लेंथ तभी बड़ा रहता है जब उसमें हर एक इंफॉर्मेशन हमारे काम का दिया रहे। तो देखिए क्या गिवन है, करंट गिवन है, ये जो बल्ब है ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 100 मिली एम्पियर, अगेन मिली एम्पियर।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर, मिली स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -3, तो -3 एम्पियर। तो ये आपको दिख रहा होगा 10 टू द पावर, चले एक स्टेप लिख देता हूं मैं, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -3, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 2 में ऐड करेंगे -3 तो कितना आएगा -1। दैट इज आप इसको इतना भी लिख सकते हैं या 0.1 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओके, तो और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास गिवन है, दैट इज 0.2 वोल्ट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है, फाइंड क्या करना है, और करंट दो केस आपके पास गिवन है। चाहिए पहला केस है और एक केस और क्या है देखिए, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम्स इतना, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है 1 वोल्ट, तो आपसे पूछा जा रहा है और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट हुआ तो द करंट बिकम्स 400 मिली एम्पियर। मतलब पहले का ये देखिए 100 मिली एम्पियर था, कितना 0.21 हो गया। ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, बिल्कुल यही स्टेप्स आपके होंगे, तो इट विल बी 0.4 एम्पियर। देखिए, और दो कंडीशन है इसलिए हम इसका नाम ऐसे देते हैं I1 V1 I2 V2, है ना। दोनों केसेस में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने बोला जा रहा है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V इक्वल IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो V1 इक्वल I1 R1 हो जाएगा, जहां से R1 आपका क्या हो जाएगा V1 बाई I1। तो आपको दिख रहा होगा कि V1 बाई I1, मैं बच्चों डायरेक्टली लिख दूं क्या, V1 बाई I1 करेंगे तो V1 का वैल्यू हमें दिख रहा है दैट इज 0.2 वोल्ट और I1 का वैल्यू भी हमें दिख रहा है 0.1। तो रेजिस्टेंस हमारा ऐसा यूनिट में आएगा क्योंकि सारा चीज ऐसा यूनिट में हम ला चुके हैं। यहां से ये कट जाएगा तो ये क्या आएगा, डेसिमल हट जाएगा ना दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम, है ना। पहला रेजिस्टेंस आ गया। दूसरे रेजिस्टेंस के लिए फिर वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I2 V2 इक्वल I2 R2, तो V2 का वैल्यू 1 वोल्ट है और I2 है 0.4 एम्पियर, तो यहां से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी 1। ये चीज इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये डेसिमल हटेगा, मतलब 10/4, मतलब ये आ जाएगा 2.5 ओम, दैट इज द रेजिस्टेंस। दोनों केस में हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस, मतलब पहले उसी कंडक्टर का, उसी बल्ब का रेजिस्टेंस पहले 2 ओम था और अभी उसका रेजिस्टेंस बढ़ के क्या हो गया 2.5 ओम, क्योंकि ऑब्वियसली द बल्ब विल बी हीटेड, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ये ग्लो कर रहा है, तो ये हीटेड भी होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो बच्चों आई होप कि मैंने जितना आज के वीडियो में आपको बताया है, समझाया है, आपके लिए फ्रूटफुल हो और मैं यही चीज कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।